हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक संस्था के बारे में जिसे बोला जाता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है अपनी अलग अलग वजह के कारण। इसे आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज इसे हम निपटा देंगे और ऐसा निपटा देंगे कि इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ के नहीं आओगे तुम। अगर ये वीडियो को पूरी देखोगे तो अगर तुम चाहोगे छोड़ना तो छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर करी जाने वाली। तो मैं वीडियो को टकटकी लगा कर देखते रहो। तो देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 की एक मीटिंग चल रही थी। कहाँ पर? पेरिस में। कहाँ? कब? 1989 में। 1989 पेरिस, याद रखियो। इसमें क्या हुआ? अब तुम्हें G7 के सदस्य पता ना, ये तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ट्रिक भी समझाई थी इसमें, तो देख लो एक बार। यूके हो गया, यूएसए हो गया, यूके यूएसए, फ्रांस जर्मनी कनाडा, फ्रांस जर्मनी कनाडा हो गया, और जापान हो गया, जापान इटली। ये इसके G7 के सदस्य हैं। ये यहाँ पे मुद्दा नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया G7 के ये सदस्य हैं। इनकी मीटिंग चल रही थी पेरिस में 1989 में। इनके द्वारा ये बोला गया, यार एक ऐसी संस्था हम बनाते हैं जो क्या करे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करे। मनी लॉन्ड्रिंग। अब तुम कहोगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता? चलो पहले मनी लॉन्ड्रिंग समझ लेते, बाद में जाएंगे इसके तहखाने में इस संस्था के। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता? जैसे मान लो तुम हमारे देश के नेता हैं, ये क्या करते? अवैध रूप से पैसा कमाते, काला धन जिसे बोलते, और उसका हिसाब ना देना पड़े इसलिए क्या करते हैं, ये स्विस खातों में जमा कर देते। इतना पैसा भारत का वहां जमा है, अगर वो सारा का सारा पैसा भारत में आ जाता तो हर व्यक्ति के पास, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब व्यक्तियों के पास इतना, मतलब वो पैसा अगर बांटे उसे तो 10-10 लाख रुपए सबके पास पहुंच जाएंगे। कितनी जनसंख्या हमारी? लगभग 140 करोड़ के करीब है। सबके पास बांटने के बाद 10-10 लाख रुपए पहुंच रहे हैं। समझ रहे? इतना पैसा इन नेताओं ने हमारा वहां जमा कर रखा। 200 साल में अंग्रेजों के द्वारा इतना हमें नहीं लूटा गया जितना लगभग 60-70 साल में इन नेताओं के द्वारा भारत को लूट लिया गया। तो समझ गए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता? अवैध तरीके से कमाया गया धन, या बोल लो काला धन, इसे इसका हिसाब ना देना पड़े इसलिए इसे कहां करते हैं? जमा विदेशों में। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए किसे बनाया गया? FATF, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। समझ गए कि कहीं पे भी इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, अवैध रूप से पैसा ना कमाया जा। तो ये इसका उद्देश्य था। अब जो FATF है, इसकी स्थापना मैंने बता दी 1989 में हो गई। हेडक्वार्टर कहां हो गया? पेरिस में बना, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसके सदस्य कितने हैं? अभी टोटल 39 इसके मेंबर हैं। भारत इसका सदस्य कब बना? 2006 में। 2006 में भारत को इसका पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2010 में भारत को इसका क्या बना दिया गया? एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको तुमसे पूछे भारत को इसका परमानेंट मेंबर कब बनाया गया? 2010 में। सदस्य 39, स्थापना, हेडक्वार्टर। इसके जो अध्यक्ष हैं वो देख लो। एक मिनट और रुको। अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किसे अभी हाल ही में दर्जा दिया गया? पर्यवेक्षक का। तो इंडोनेशिया, याद रखियो, इंडोनेशिया को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं। हर 2 साल में इसका एक अध्यक्ष चुना जाता। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक उसका कार्यकाल होता। समझ रहे हो ना? 1 जुलाई जैसे क्या है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी टी राजा को बनाया गया। टी राजा कहाँ के? सिंगापुर के। 1 जुलाई 2022 को बनाया गया। मैंने बताया 2 साल कार्यकाल होगा, तो 30 जून 2024 तक ये काम करने वाले हैं। 2 साल कार्यकाल, अध्यक्ष टी राजा हो गए, और बनाया गया 2022 में। अब देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही करता क्या? लेकिन इससे पहले तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके अंदर एक चीज और जोड़ी गई। अभी मैंने बताया ना क्यों बनाई गई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। लेकिन
ये सुना होगा, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती ना, जब तक हम किसी चीज को मानते नहीं। हम इतने साल से बोलते आ रहे हैं सबसे कि भैया आतंकवादी भी कुछ चीज होते हैं, आतंकवाद भी कुछ चीज होता है, ये सबसे बोलते आ रहे हैं, है ना। इन्हें रोकने की तुम कोशिश करो, किसी के द्वारा कुछ कोशिश नहीं करी गई। लेकिन जब 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका के ऊपर, तब उन्हें लगा अबे यार ये तो आतंकवादी हमला था, इसे रोकने के लिए कुछ करो। तो उनके द्वारा क्या करा गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर क्या कर दिया गया, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग भी थी, इसके अंदर टेरर फंडिंग भी कर दी गई। टेरर फंडिंग यानी कि जो आतंकवाद को जो धन देते हैं उसे रोकने का काम भी करने का काम करेगी कौन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। समझ गए, पहले मनी लॉन्ड्रिंग ही इसमें शामिल थी, केवल काम क्या था काले धन को रोकना, लेकिन बाद में टेरर फंडिंग और शामिल कर दी गई 2001 में जब हमला हो गया अमेरिका के ऊपर। तो टेरर फंडिंग मतलब समझ गए। अब देखो काम होता कैसा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इसकी एक बॉडी है जिसे बोलते हैं हम FATF प्लेनरी। क्या है FATF प्लेनरी? ये क्या होती, साल में 3 बार मीटिंग करती। कब? फरवरी, जून, अक्टूबर। कब? फरवरी, जून, अक्टूबर। ये इन महीनों में आकर बैठते हैं, अपना कागज पत्र उठा के। इनके द्वारा देखा जाता विश्व में कौन कौन से देश हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ा रहे हैं या आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसे इनके द्वारा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता। अब तुम कहोगे नई चीज बता दी तुमने, ग्रे लिस्ट क्या है और ब्लैक लिस्ट क्या है। तो ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला, देखो डिटेल में। अगर मान लो कोई देश अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करता, समझ रहे हो, किसी देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं ज्यादा हैं और वो आतंकवाद को जगह देता अपने यहाँ, समझ गए, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कोई देश अगर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता और आतंकवाद को अपने यहां पनपने देता है, आतंकवाद को क्या देता, बढ़ावा देता, तो FATF के जो सदस्य हैं ये क्या करते हैं, उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। समझ गए, ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होगा, कुछ प्रतिबंध उसके ऊपर लग जाएंगे। जैसे क्या है, तुम डॉलर में कारोबार नहीं कर सकते, तुम्हें IMF पैसे नहीं देगा, तो लोन नहीं देने का। अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, उसे अभी निकाला गया बाहर, तो उसके द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ प्रयास करे गए, तो उसके बारे में जब ब्यौरा दिया गया तो भारत ने भी उसका समर्थन करा, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, किसके द्वारा, FATF के द्वारा। तो समझिए ग्रे लिस्ट क्या होती। अब इसकी जो सबसे कठिन, जो सबसे खतरनाक जो लिस्ट है वो है ब्लैक लिस्ट। इसमें क्या होता, अगर आज तुम इसके अंदर डल गए, मान लो कोई देश इसके अंदर डाल दिया गया, पहले समझो डाला क्यों जाता। FATF की ब्लैक लिस्ट में किस देश को डाला जा सकता, मैंने क्या बोला, ग्रे लिस्ट में उसे डाला जाता जो उसे बढ़ावा देता, उसे अपने यहाँ जमीन देता, आतंकवाद को उकसावा देता, चोरी छिपे काम करता। लेकिन वे देश जो आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को खुले रूप में समर्थन करते हैं कि कोई भी आ जाओ, हम तो समर्थन करेंगे, हम इसे बढ़ावा देंगे, जो तुमसे हो कर लो, तो उसे क्या करता है, FATF ब्लैक लिस्ट में डाल देता। थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल माइनर सा, कि यहाँ पे तो चोरी छिपे समर्थन कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या खुला समर्थन दे रहे हैं कि हम आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को खुला समर्थन देते हैं, जो जिससे हो कर लो। तो इस वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसे देशों को किस में डाल देता, ब्लैक लिस्ट में डाल देता। अभी 3 देश हैं, जैसे ईरान ले लो, ईरान, म्यांमार और एक देश और बताओ चलो, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ये टोटल 3 देश है जो FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। अगर किसी देश को FATF ब्लैक लिस्ट में डाल देता तो उसके प्रभाव क्या होंगे। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में डाला जाता तो क्या होगा, IMF वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा उसे बिल्कुल भी। दूसरी बात, उससे कोई व्यापार नहीं करने का। तीसरी बात क्या होगा, उससे क्या डॉलर में व्यापार तो कर नहीं सकता, अब उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका बहिष्कार करा जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देती फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक बार अगर ब्लैक लिस्ट में डल गया तो कम से कम 7 साल तक इसमें रहने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए, अगर एक बार डल गया तो 7 साल तक इसमें रहेगा वो ब्लैक लिस्ट में। मान लो किसी को इसकी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात टेरर को रोकना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हमने कार्रवाई करी, कागजी कार्रवाई नहीं, दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान को इसलिए तो सपोर्ट करा भारत ने कि इसके द्वारा सबूत दिए गए कि मैंने आतंकवादियों को रोकने का काम करा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करा। तो ये सारी चीजें अगर कोई देश करता तो उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता। यही कंडीशन ये है कि अगर कोई देश आतंकवाद से समर्थन वापस ले लेता। देखो एक बात बताओ,
आतंकवाद को ये बोल रहे हैं, इनके द्वारा अपने आप ही किसी को डाल दिया जा रहा। देखो ईरान है, क्या ईरान में आतंकवाद है? नहीं है ना। ईरान जो है यूएसए की जैसे यूएसए चाह रहा था वैसे नहीं चला, तो इस वजह से ईरान को किस में डाल दिया गया? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। यह तुम समझो। म्यांमार है, क्या म्यांमार के अंदर आतंकवाद है ना। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा कोई नहीं जानता। एक अमेरिका को अगर कोई देश सबक सिखा सकता तो वो नॉर्थ कोरिया है। इसकी वजह से थोड़ा सा वो ये डरता नहीं, बाकी ये सबके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाता। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया को भी डाल रखा कि नॉर्थ कोरिया के साथ कोई व्यापार नहीं करने का। तो जिन जिन देशों से अमेरिका को खतरा, उन देशों को क्या कर रखा है इसने? अधिकांश को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा। तो इस वजह से ये बोला जाता कभी कभी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर नाटो मेंबर, नाटो में समझते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनकी चलती है, अमेरिका की चलती। तो दोस्तों अब तुम्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।